हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इस पेपर के पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 2 में हम करेंगे क्या, इस पेपर को, जो कि कक्षा 10 का पेपर है, गणित का पेपर है, इसका कोड है 822 CA। तो इस बार का पेपर है 1 मार्च को जो पेपर हुआ था कक्षा 10 का। तो इस पेपर आज की इस वीडियो में इसके पार्ट 2 मतलब हल करेंगे। मतलब इसमें हमने बहुविकल्पी प्रश्न देख लिया था कैसे होंगे, और 2 नंबर वाले प्रश्न भी देख लिया था कैसे सॉल्व होंगे। और आज की इस वीडियो में इसके 4 नंबर वाले प्रश्नों को हम हल करने का ट्राई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा आपका 4 नंबर वाला प्रश्न। इसमें कुल 5 प्रश्न करने हैं, दिए 6 हैं, करने 5 हैं। तो बारी बारी सभी हम देख लेते हैं, आप देख लीजिएगा आपने कौन से 5 किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बोलता है, यदि द्विघात बहुपद p-1 x² प्लस px+1 का एक शून्यक -3 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका एक शून्यक -3 दे रखा है, ये इसका बहुपद है। तो आपको पता होगा, जो शून्यक दिया होता है तो उसको उसमें अगर x यहाँ पे रख देते हैं बराबर 0 आना चाहिए। शून्य का मतलब यही होता है। तो हम क्या करेंगे, x यहाँ पे -3 रखेंगे और बराबर 0 कर देंगे, फिर वहाँ से p का मान निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुपद लिख लेंगे। तो बहुपद आपको दिया है p-1 x² और प्लस px+1 और इक्वल टू 0। तो अभी नहीं करेंगे, हमें जब p का एग्जाम -3 रख देंगे तब 0 करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे x बराबर -3 रख देते हैं, रखने पर। ठीक, जब हम रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, p-1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा -3 है, यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस p और एग्जाम पे -3 रख देंगे, ब्रैकेट बना देंगे, +1 अब बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि हमने 3 इसका मान रख दिया। तब सॉल्व करेंगे तो p-1 और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे जब इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ माइनस बन जाएगा, प्लस, तब -3p और +1 बराबर 0 हो जाएगा। गुणा करें तो क्या मिलेगा, 9p और -9 और -3p और +1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखें तो 9p में से 3p निकालेंगे तो 6p आ जाएगा, तो यहाँ पे 6p लिख देंगे, और 9p और प्लस में 1 तो यहाँ पे माइनस का 8p हो जाएगा, बराबर 0 कर देंगे। 6p बराबर, यहाँ पे 8 को उधर बचेंगे तो +8 बन जाएगा, यहाँ पे p इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/6 हो जाएगा, काट पीट के 4/3। मतलब यहाँ हमें क्या मिला, p का मान कितना मिल गया, 4/3 आंसर आएगा। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन देखें, वो भी आसानी क्वेश्चन है। बोलता है दूसरा क्वेश्चन कि p के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मतलब कि जो ये दो समीकरण हल करे बस हमें एक ही आंसर मिले, इसके अद्वितीय हल बोलते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे a1/a2 b1/b2 निकालेंगे। अगर वो डज नॉट इक्वल टू हो जाता है तो बोल देंगे p के इसी मान के लिए अद्वितीय हल होगा। सबसे पहले दोनों समीकरण लिख लेंगे। समीकरण है क्या आपका, 4x + py + 8 इक्वल टू 0, पहला समीकरण है रहा। दूसरा समीकरण आपका है 2x + 2y + 2 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। तो हम निकालते हैं यहाँ पे a1/a2 और डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा हो जाता है तो ये अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान रख दें तो यहाँ पे कितना आएगा, 4/2 और यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू और p/2। 2 से 2 कट जाएगा, नीचे नीचे है, तो हमें p डज नॉट इक्वल टू 4 मिला था। अगर सीधा करके लिखिए तो p डज नॉट इक्वल टू 4। मैं शॉर्टली यहाँ पे समझा रहा हूँ, बाकी आप तो समझदार है, एक्सप्लेन कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, p डज नॉट इक्वल टू 4, ये इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो हो जाएगा बड़ा सा 4 नंबर में। आगे वाला क्वेश्चन बोलता है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है सी। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाली रेखाखंड उसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाती है। कहने का तात्पर्य इसका ये है। आगे बढ़ते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक, इस पेज पे आप देखेंगे। तो इसमें बोला है क्या, एक वृत्त है, अगर ये रहा इसका वृत्त, ठीक है, ये वृत्त है, और इसमें इसके केंद्र से इसके बाह्य बिंदु है, और यहाँ से 2 स्पर्श रेखा इस पर खींची गई है। आपको पता होगा बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि जो एक कोण बना रहा है दोनों स्पर्श रेखा से, दोनों बराबर है, आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, तो पहले इसका नामकरण कर देंगे फटाक से। तो ये ओ रहा, इसको पी नाम दे दो, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, और इसको ऐसे मिला दो। और आपको पता भी होगा कि जो त्रिज्या जो और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। एक हमारे प्रमेय है कि त्रिज्या जो होते हैं स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि दोनों कोण बराबर है। तो कोण कैसे बराबर कर सकते हैं, जब ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज को समरूप दिखा दें, या फिर सर्वांगसम दिखा दें। तो सर्वांगसम दिखा देंगे तो ये दोनों बराबर है, इसका त्रिभुज बराबर कर दें तो हम कोण भी बराबर बोल सकते हैं।
सर्वांग दिखाना आपको कक्षा 9 में सीखे होंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए एक कोण एक और बराबर हो गया, और ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या भी बराबर हो गई। और भी एक चीज़ आप पढ़ोगे कि दोनों जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई बराबर होती है बाह्य बिंदु की, तो ये वाला चीज़ इसके बराबर हो गया। आप तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक भुजा, फिर एक कोण, फिर एक भुजा, तो एक भुजा है, फिर कोण, फिर भुजा, मतलब साइड एंगल साइड, ठीक, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक, या फिर बोल सकते हैं सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पे सर्वांगसम दिखाएंगे, सर्वांगसम दिखाएंगे तो हम एक कोण एक और बराबर कर सकते हैं। सर्वांगसम में तो यही होता है कि जब त्रिभुज दो सर्वांगसम में एक के ऊपर एक ढक रहे हैं तो एक कोण एक और बराबर होगा। तो सिंपली आप ये सब बातें लिखिएगा, मैं शॉर्टली समझाता हूँ। फिर यहाँ पे क्या बोल देंगे कि त्रिभुज, त्रिभुज क्या नाम ऊपर वाले का, हाँ, ओ ए पी, ओ ए पी सर्वांगसम का चिन्ह ये होता है, ठीक, सर्वांगसम है त्रिभुज ओ बी पी के, ओ बी पी के, ठीक, ये सर्वांगसम होंगे। कैसे होंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे साइड, सॉरी हाँ साइड ये ना पहले, हाँ साइड एंगल साइड से, ठीक, ऐसे लिख देंगे शॉर्ट में। जैसे ही एक बराबर हो गए तो ये वाला कोण हम तुम बोल देंगे, तब क्या बोल सकते हैं, इस कोण का नाम क्या पड़ेगा, कोण ए पी ओ, या फिर ओ पी ए बोल सकते, ए पी ओ अच्छा लग रहा है, कोण ए पी ओ बराबर होंगे कोण, हाँ बी पी ओ, ठीक है, बी पी ओ। ये कैसे आया, ये सी पी सी टी से आया, सी पी सी टी से। सी पी सी टी मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, मतलब जो समसम त्रिभुज है उसके तुलना करने पर, उसके पार्ट्स को तुलना करने पर हमें एक कोण मिला, तो यहाँ पे इस कोण को हम बराबर कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा, और इसका तीसरा बड़ा करेंगे ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। सिद्ध कीजिए कि किसी एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये भी बहुत आसान है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ट्राई करिएगा। तो ये बोला एक त्रिभुज है, यहाँ पर एक ऐसे त्रिभुज बना लेंगे। बोला है कि एक त्रिभुज के मध्य बिंदु से, मतलब किसी त्रिभुज के एक भुजा हो गई उसके मध्य बिंदु से हमें एक ऐसी रेखा खींचे जो किसी एक त्रिभुजा के समांतर हो। मान लेते इससे इसके मध्य बिंदु से इसके समांतर हम खींच रहे हैं, तो और ये बोला कि उस पर जहाँ पे कट करती है, बताओ कि ये भी मध्य बिंदु पे कट की, तो ये है मिड पॉइंट प्रमेय ही है, मतलब मध्य बिंदु का प्रमेय, इंग्लिश में मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। ये वही थ्योरम है बट अलग तरीके से पूछ रहा था, हम करते हैं, आप पढ़े भी होंगे। तो पहली बात तो ये समांतर दे रखा है आपको, ठीक है, तो समांतर दे रखा है तो यहाँ पे तुरंत हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। थेल्स प्रमेय होता क्या है कि अगर इसका नाम लेते ए बी सी डी ई, थेल्स प्रमेय क्या होता है, जब ये समांतर होता है तो ए डी अपान में डी बी, ए डी अपान में डी बी, और ए ई अपान में ई सी होता है, ये दोनों बराबर होते हैं, ए ई अपान में ई सी होता है, ठीक। और पहले चूंकि ये इसका मध्य बिंदु है तो ये वाला पार्ट बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर हो गए। दोनों बराबर है मतलब क्या लिख सकते हैं, ए डी अपान में हम ए डी लिख सकते हैं, बराबर है तो दोनों बराबर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाना है कि ये दोनों बराबर होंगे, तो ए ई अपान में ई सी। अच्छा, हमें दिखाना है कि ये भी समद्विभाजित हो रहे थे, समद्विभाजित कैसे होंगे, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमें दोनों को बराबर करना है, मतलब ए ई और ई सी को बराबर करना है। तो काट पीट के क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, दोनों बराबर है तो एक बराबर में ए ई अपान में ई सी हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, ए ई बराबर ई सी हो जाएगा। देखो ये दोनों बराबर आ गए, क्योंकि इससे गुणा करेंगे एक में तो वही आएगा, तो मतलब ये दोनों बराबर हुए, इसका मतलब ये इसको समद्विभाजित करता है, तो लिख देंगे तो ये समद्विभाजित करता है, ठीक। बहुत ही आसान था, आप ट्राई करिएगा इसको एक्सप्लेन करने का, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन में और है, वो भी देख लेते हैं फटाफट। हाँ, इसका, हाँ आगे बोल रहा है इसका माध्य निकालना है, तो बहुत बड़ी संख्याएं दे रखी, तो आराम से आप करिएगा, गुणा भाग तो हो जाएगा, मैंने करके रखा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट। तो सबसे पहले इसका ऐसे बना लेंगे टेबल, टेबल बनाएंगे, इसका हम प्रत्यक्ष माध्य विधि से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल बनाएंगे इसका, फिर इसका बनाएंगे फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, फिर इसमें 2 और हमें बनाने हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर वर्ग अंतराल जो देखा वो लिखेंगे, यहाँ पे बारंबारता लिख लेंगे। यहाँ पर एक और बनाना है हमें, एक होता है एक्स, एक होता है एफ एक्स, इसको एफ बोलते हैं शॉर्ट में, फ्रिक्वेंसी का बारंबारता को, यहाँ पे एफ एक्स आएगा, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ये दिया क्या 120 से 130 दिया है, 130 से 140 दिया है, 140 से 150 दिया है, 150 से 160 दिया है, 160 से 170 दिया है, ठीक।
ये दे रखा है, तो 2, 8, 12, 20, 8, ठीक, ये आपका 12 आधा देखा है। सबसे पहले मैक्स कैसे निकाल लेंगे, इनको जोड़ करके हम आधा करेंगे, ठीक, जोड़ के आधा करके यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो 150 आएगा, 150 का आधा, सॉरी 250 आएगा, 250 का आधा 125 होगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो 270 रहेगा, उसका आधा करेंगे तो 135 आएगा। तो आपने पैटर्न देखा कि यहाँ 125, यहाँ पे 135, यहाँ पे 145 आएगा, यहाँ पे 155 आएगा, यहाँ पे 165 आएगा, बस हो गया। फिर आप इसका fx मतलब f और x का गुणा करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो 250 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 1080 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 1740 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 3100 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 1320 आएगा, ठीक। ये गुणा कर लीजिएगा आप ध्यान से, अगर गुणा मिस्टेक हो तो कोई बात नहीं, बस तरीका तो यही है। फिर हम इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने पे हमें मिल रहा है, जोड़ने पे तो 74 और 90 मिला, और इसको फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ लेंगे, ये जोड़ेंगे तो 50 आएगा, जोड़ लीजिएगा फटाक से। तो बस ये दोनों में काम करते हैं, और हमें निकालना है माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है, x बार, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, बराबर समेशन ओवर fx अपान में समेशन ओवर f। तो ये क्या है, ये आपका समेशन ओवर fx है, ये समेशन ओवर f है। बस मान पुट करिए, 74 90 बटा का 50, बस काटम कुटा करेंगे, भाग देंगे तो मिलेगा 149.8 के आसपास ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। बस सिंपल सवाल था 4 नंबर में। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, एक बहुत ही आसान है ये वाला, मैंने देखा। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। कोई एक थैला है, 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद लाल हो और काली हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक 3 ठो लाल और 5 ठो काले, तो कुल 8 ठो गेंद हो गए। और आसान ही है, इसमें समझ लो आप फटाक से। कुल 5 गेंद हो गए। आपको पता है प्रायिकता सूत्र क्या होता है, प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल संभावना, अनुकूल संभावना, 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 कुल संभावना बटे में कुल संभावना, ठीक, कुल संभावना ये होता है। अनुकूल संभावना मतलब क्या किसकी प्रायिकता आपको निकालनी है, तो लाल होने की प्रायिकता निकालनी है। तो लाल आपको 3 ठो है, अब कुल मतलब जोड़ के कितने हुए, आप 5 ठो हुए, सॉरी 5 3 8 ठो हुए, तो 3 बटा का 5, सॉरी 3 बटा का 8 होगा ना, कुल 8 ठो है। तो ये किसकी प्रायिकता है, लाल होने की, लाल होने, पहले वाले लाल होने की प्रायिकता। ऐसे दूसरा वाला आपको दे रखा है, दूसरा वाला आपको दे रखा है काला, काली होने की प्रायिकता। बस काली कुल 5 ठो है, तो 5 बटा का 8 कर देंगे, 2 आंसर आपके आ गए छोटे, ठीक। आई होप समझ में आएंगे। तो ये रहा इसके 4 नंबर वाले सही प्रश्नों का हल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और ये चैनल आपका पूरा मैथ का चैनल को विजिट कर सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोज़ आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपके लिए हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में इसके हम 6 नंबर वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे तो मैं सेपरेट क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा अलग अलग, देखेंगे जैसे बड़ी वीडियो ना बन पाए। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।